हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जो कंटिन्यू सीरीज चल रही थी हमारी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। उसी वे को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वहां पर अब थोड़ी सी हमारी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की रह रही थी, तो वो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनेंट की। यदि किसी ने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देख ले, क्योंकि मैं उस वो लेक्चर आप नहीं देखोगे तो उसका फायदा नहीं होगा आपको बिल्कुल भी, क्योंकि इस वाले लेक्चर में मैंने केवल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है। थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है, उसको डिस्कस करने के बाद मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस किया। अब जितनी ज्यादा हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस किया, तो उनमें सब वो सब एप्लीकेशन यूज होने वाला है। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डेफिनेटली इसमें मजा नहीं आएगा। तो आप एक बार जाके उस देख लें, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो डिटरमिनेंट की बात करते हैं। तो डिटरमिनेंट सबसे पहले आप नॉर्मली जानते ही हैं कैसे निकालते हैं बेसिक डिटरमिनेंट हम। तो बेसिक डिटरमिनेंट आप कोई सी भी हो, चाहे 2x2 हो या आपके पास कोई सा भी हो, जैसे आपके पास 2x2 का ही है, यहाँ लिखा है ABC। कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, AD माइनस, डायरेक्टली यही करते, ठीक है। ऐसे ही 3x3 का निकाल लेते थे हम एक्सपेंड करके। तो इसकी जो मेन पॉइंट है ना, मैं इसको थ्योरी डिटेल में नहीं लेने वाला हूँ, मैं रिवीजन के टाइप से लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला काम क्या होता है कि हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि टू डिटरमिनेंट ऑफ है मैट्रिक्स, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है और किसी का भी एग्जिस्ट नहीं होता। तो आपको ये चीज याद रखना है कि डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है, अदर मैट्रिक्स का नहीं हो सकता, ठीक है। यदि आपके पास दो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऐसे प्रोडक्ट में लिखी है, ए बी मैट्रिक्स है, उन दोनों का डिटरमिनेंट निकालना आप उनको, तो आप उनका सेपरेटली निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना यहाँ पर, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोडक्ट इज एग्जिस्ट। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए आपका? एग्जिस्ट, प्रोडक्ट इज एंड ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका कि कभी भी आप ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए या फिर डिटरमिनेंट निकालिए नॉर्मली मैट्रिक्स का, दोनों के दोनों सेम ही आते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि कभी भी मैट्रिक्स के ऐसे कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है डिटरमिनेंट के अंदर, और इस कांस्टेंट को आप यदि बाहर निकालना चाह रहे हो तो आप इसे बाहर निकाल सकते हो, पर बाहर कैसे आएगा? के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये के की पावर एन आएगा, के आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पर, 1 2 3 टाइप से कुछ भी, ये बाहर आएगा तो के की पावर एन। एन क्या होता है? एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। जो एन है ना, वो क्या होगा? वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए आर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ए बी निकालिए या बी ए निकालिए, दोनों सेम होती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप ए बी निकालोगे डिटरमिनेंट का या बी ए निकालोगे, क्योंकि दोनों सेम होती है। और हम ये भी जानते हैं कि कभी प्रोडक्ट में लिखिए तो आप उसे अलग अलग ऐसे कर सकते हो, सेपरेटली अलग अलग कर सकते हो। जस्ट अभी सेकेंड प्रॉपर्टी दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है? ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए आपकी क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर। कैसे ऑर्डर की? ऑड ऑर्डर की, मतलब लाइक 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, इस टाइप की है। तो जब भी उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि उसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो याद रखिएगा सिंपल, कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, यू कैन से डायरेक्टली द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। Okay, now next point is a seventh number. If a is a diagonal matrix, a आपका क्या है? कोई भी diagonal matrix है, और जिसमें diagonal के एलिमेंट क्या है? a1 a2 a3, डायगोनल के एलिमेंट क्या है? a1 a2 a3 an, इस टाइप से। तो जब भी इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट का डिटरमिनेंट जब भी निकालते हैं अपने डायगोनल मैट्रिक्स का, तो बस आपको क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट है ना, इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। क्या कर देना है? इनका मल्टीप्लीकेशन कर देना डायरेक्टली, वही हमारे क्या बन जाती है? डिटरमिनेंट बन जाएगी डायरेक्टली। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास ये लिखा है 2 3 4 0 0 0 0 0, अब इसका मुझे डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे? ये डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × 3 × 4 दैट इज
6 इंटू 4 दैट इज 24। फाइनली आपका आंसर। तो कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उन सबको मल्टीप्लाई करने पर। यदि आपको डिटरमिनेंट की पावर n फाइंड करना है या a की पावर n फाइंड करना है तो दोनों चीजें सेम ही होती है, बस ये n की याद रखना कि n की वैल्यू क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, चलिए देखो कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी पास। प्रॉपर्टीज है, देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज व्हेन रो एंड कॉलम इंटरचेंज। यदि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो ना, रो को क्या बना दीजिए कॉलम, कॉलम को बना दीजिए रो, तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहता है। ठीक है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रो, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रो को आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब हम R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, R2 से। ठीक है, और कॉलम में भी वी विल सिंपली चेंज द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो उस केस में जब भी हम दो रो को कॉन्जिक्यूटिव रो को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ना वो माइनस टाइम हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम। सेम डिटो कॉलम्स के लिए भी आप बोल सकते हो, इफ एनी टू रो एंड टू कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाए, जैसे कि किसी रो में 1 1 1 हो गया, सेकंड रो में भी 1 1 1 ही हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली डिटरमिनेंट का 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर देन इट्स वैल्यू इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। ठीक है, आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेट्स सपोज फर्स्ट रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ना वो भी 2 टाइम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी 2 टाइम हो जाएगी। यदि आप दो रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट रो को भी 2 से किया आपने मल्टीप्लाई, सेकंड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कितना मल्टीप्लाई किया आपने, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी जो आने वाली होगी वो भी कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, देखो इफ ईच एंट्री ऑफ द रो और कॉलम इज अ डिटरमिनेंट ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स देन डिटरमिनेंट कैन बी रिटन आउट। मतलब आप ये बोलो कि आपके पास ऐसा लिखा है कहीं पर a प्लस बी c प्लस डी, ऐसे यहाँ पे लिख दिया e और ये देखो यहाँ पे एडिशन लिखा है दोनों में, आप इसे ऐसा लिख सकते हो a c e f प्लस b d e f, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल अलग अलग कर सकते हो। यदि सम होगा तो अलग अलग बिल्कुल किया जा सकता है, उसी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, यदि आप किसी भी रो के अंदर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आल्सो डज नॉट चेंज इफ एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम आर एडेड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब हमने क्या ऑपरेशन लगा दिया कि R1 में कुछ चेंज कर दिया कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने R1 में चेंज कर दिया R2 प्लस R3, ये R1 ये माइनस, ऐसा कुछ कर दिया, या आपने ये कर दिया कि R3 में चेंज करना है R3 माइनस R3 R2 अपॉन 2, ऐसा कुछ कर दिया आपने, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैल्यू से कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज थी डिटरमिनेंट की, वो आपको अच्छे से याद रखनी है, लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस नहीं कर पाए थे। इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मतलब 100% आपके एग्जाम में ये एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। सिस्टम ये हमारा कैसा है कि सिस्टम का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी बोल देगा कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखो मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा और आपको कुछ बस पर्टिकुलर कंडीशन याद रखनी है, मजा आ जाएगा। आप गारंटी है मेरी, चार नंबर आप लेके आओगे यदि इस चार प्रॉपर्टी को थोड़ा सा याद रखोगे। बस आपको देखो दो टाइप के पॉसिबिलिटी यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, एक ये जिसे हम बोलते हैं बेटा, ये वाला जो सिस्टम, इसे हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब इसमें नॉन होमोजीनियस में क्या होता है कि ये जो D1 D2 D3 है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। D1 D2 D3 एटलीस्ट वन, कम से कम एक, नॉन जीरो, नॉन जीरो कम से कम एक, कोई भी एक, D1 हो जाए D2 हो जाए D3 हो जाए, तीनों के तीनों जीरो नहीं हो सकते, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब होमोजीनियस सिस्टम आपको मालूम पड़ गया कि ये D1 D2 मतलब ये कांस्टेंट नंबर जिनके साथ XYZ नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको निकालना डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि जो XYZ के जो कोफिशिएंट है ना यहाँ पर,
एक्स का कोफिशिएंट a1, वाई का b1, जेड का c1। तो फर्स्ट रो में a1 b1 c1, ऐसे ही सेकंड रो में a2 b2 c2, थर्ड रो में a3 b3 c3। तो डेल्टा क्या होता है कि जो कोफिशिएंट से बनने वाली जो डिटरमिनेंट है वो हमारी डेल्टा होती है। और डेल्टा वन क्या होता है? डेल्टा वन होता है कि जो a1 a2 a3 इनको किससे रिप्लेस कर दीजिए, ये जो a1 a2 a3 है ना, इसको रिप्लेस कर दीजिए d1 d2 d3 से, तो वो क्या बन जाएगा डेल्टा वन। ऐसे डेल्टा टू क्या होगा कि आप ये जो b1 b2 b3 है ना उसे रिप्लेस कर दीजिए d1 d2 d3 से, तो वो डेल्टा टू। ऐसे डेल्टा थ्री निकालेंगे तो उसमें c1 c2 c3 को रिप्लेस कर दीजिए d1 d2 d3 से, तो वो डेल्टा थ्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यदि आपका सॉल्यूशन यूनिक होता है, कहीं पर यूनिक सॉल्यूशन आए कहीं पर, और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू आएगी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू आएगी डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, जेड की वैल्यू आती है डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। तो इसकी हेल्प से आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। अभी मैं ये बताऊंगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, और नो सॉल्यूशन कब आएगा, वो चीज हम आगे चल के देखेंगे। पर अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसे आप कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। याद रखना कि डेल्टा क्या है, ये है कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट। और यदि a1 a2 a3 को रिप्लेस कर दिया जाए d1 d2 d3 से, तो वो डेल्टा वन और फिर ऐसे डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो था हमारे नॉन होमोजीनियस। अब बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है बेटा, उसके लिए एक ही चीज होती है कि यहाँ पे जो d1 d2 d3 है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको d1 d2 d3, ये आपका कैसा होगा, यहाँ पर जीरो होगा बस। होमोजीनियस सिस्टम में यही होता है कि यहाँ पर ये जो चीजें है ना वो जीरो होंगी हमेशा। ये d1 d2 d3 की जगह हमेशा कैसा आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर इस सिस्टम में आपको पता लग गया कि होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है। दो चीजें आपको पता लग गई। होमोजीनियस के लिए उस सिस्टम में d1 d2 d3 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और नॉन होमोजीनियस के लिए d1 d2 d3 उसमें से कम एक, कोई भी एक, एनी वन, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे ही हमारे पास ये क्लियर हुआ कि ये होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस है, उसके बाद हमारी कंडीशन आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके लिए अब मैं बताता हूँ। तो सिस्टम देखा हमने, सिस्टम के बाद होमोजीनियस मिला हमें, सपोज करो होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के लिए मैंने केस इधर बनाया। यहाँ पर दो केस बनते हैं बेटा होमोजीनियस। क्या क्या बनते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है बेटा, वो डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। और यूनिक सॉल्यूशन हमेशा याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमेशा याद रखना कि डेल्टा आपका जीरो होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए स्पेशल एक नाम और है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं बेटा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर इसे जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन, या नल सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, ये इसका एक सॉल्यूशन होता है। तो याद रखना, होमोजीनियस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन के तीन नेम हो सकते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, ये सॉल्यूशन होगा। या फिर इसे जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन सिंपल इसकी रहेगी, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। पर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के नेम होते हैं, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या बोल दिया जाए बेटा, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन जैसे ही आपने बोल दिया सिस्टम के अंदर कि होमोजीनियस सिस्टम है और नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कभी भी आपसे बोल दिया जाए हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो डायरेक्टली आप बोल देना कि वो जो सिस्टम है उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन हो जाएगी, डेल्टा इक्वल टू जीरो, मतलब जो डिटरमिनेंट हमने बताई थी कोफिशिएंट से, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये चीज याद रखना। और ऐसा भी बोला जा सकता है कभी कभी कि एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए एक्स वाई जेड में से, वही हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बताएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी होमोजीनियस की दो कंडीशन, या तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो या फिर डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और इक्वल टू जीरो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस सेकंड डायमेंशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन,
या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, नल सॉल्यूशन, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे ही चीज आपको ये समझ में आ गई, अब अगला काम होता है आपका नॉन होमोजीनियस का। अब नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, सुनो, उसमें 3 कंडीशन आएंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करता हूं, यदि आपकी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है बेटा। ठीक है, डेल्टा क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0, तो उसे ही हम बोलेंगे बेटा यूनिक सॉल्यूशन। क्या कंडीशन बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या बनेगी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और इसमें x की वैल्यू आती है बेटा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू आती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू आती है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो कभी भी आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, उसके अंदर 3 पॉसिबिलिटी है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू ये निकल जाएगी। यहाँ पर कोई यूनिक सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसके लिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए याद रखना कि डेल्टा इक्वल टू 0 होगा हमेशा, बट एटलीस्ट 1, कम से कम एक, एटलीस्ट 1, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉन जीरो। ये कैसे होंगे बेटा, नॉन जीरो होंगे भाई। ठीक है, मतलब यहां से आप क्या याद रखना कि कभी भी हम किसकी बात करते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन तब होगा बेटा जब हमारे पास डेल्टा तो 0, बट डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा 3 वो नॉन जीरो होने चाहिए। मतलब उनकी वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। वो कैसे भी नॉन जीरो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको हमेशा कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए नो सॉल्यूशन कब होता है, जब आपके पास डेल्टा इक्वल टू 0 बट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 उसमें से कोई भी एक, एनी वन, एनी इज नॉन जीरो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम इधर देखते हैं ऊपर, इसके लिए भी यही कंडीशन है, डेल्टा इक्वल टू 0 बट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यदि तीनों के तीनों 0 हो गए, मतलब डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 चारों के चारों आपके कैसे हो गए, 0 हो गए, तो उस नॉन होमोजेनियस सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको यही चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक से, इतने से टॉपिक से आप 4 मार्क्स श्योरिटी लिख लो, आप लिख के दे दूंगा, 100% आप ले सकते हो। बस ये कंडीशंस याद रखना। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि वो सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। सिस्टम का पता लग गया कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस होने के लिए जो D1, D2, D3 होते हैं ना, वो 0 होते हैं तीनों के तीनों। तो उसके लिए 2 केसेस, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा इक्वल टू 0। होमोजीनियस सिस्टम में 3 केसेस होंगे, यूनिक, इनफाइनाइट, नो। यूनिक के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इनफाइनाइट के लिए डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 चारों के चारों क्या होंगे, 0 होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा तो 0 होगा बट एट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, उनमें से कम एक क्या होना चाहिए, आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां से बात करते हैं एक और छोटे से पॉइंट की, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम, इसका मतलब होता है बेटा हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है, सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मे बी यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट वही सिस्टम होता है जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वही हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट क्या हो जाता है, डायरेक्टली इनकंसिस्टेंट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब आप समझे कि जो कंसिस्टेंट है वो इनकंसिस्टेंट, तो देखो कंसिस्टेंट होमोजीनियस के केस में यूनिक मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है, तो कंसिस्टेंट। यहाँ पे यूनिक है तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट, बट नो सॉल्यूशन के केस में आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो याद रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन के अंदर बोल दिया जाए कि हैज अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम, हैज इनकंसिस्टेंट,
ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल देना कि वो सिस्टम कैसा होगा, नॉन होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस में कौन सा वाला केस, नो सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है हमारे पास, डायरेक्टली नो सॉल्यूशन का कंडीशन है कि जो डेल्टा है वो तो जीरो है, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, नॉट इक्वल टू जीरो, कम से कम एक नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये कंसिस्टेंट हमारे सिस्टम है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, तो चलिए, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर कंसीडर की गई है वो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, मतलब हर एक प्रॉब्लम एग्जाम से ली गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं, और उन टॉपिक्स को जो मैंने कंसीडर किया है उन्हीं को लिया है जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस विद 24 एंड 40 एलिमेंट, मतलब आपके पास ए है उसके अंदर 24 एलिमेंट है, बी आपके पास है उसके अंदर 40 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट ए बी इज डिफाइंड। तो आपको मालूम है ए बी डिफाइन कब होता है, कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी, यही होता है, कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी। ठीक है, तो आपको पॉसिबल मैट्राइसेस बताने की कितनी हो सकती है। तो देखो 24 है ए में एलिमेंट, तो कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉसिबल ऑर्डर लिख देते हैं। एक तो 1 क्रॉस 24 हो सकता है, 2 क्रॉस 12 हो सकता है, 3 क्रॉस 8 हो सकता है, 4 क्रॉस 6 हो सकता है, 6 क्रॉस 4 हो सकता है, 8 क्रॉस 3 हो सकता है, 12 क्रॉस 2 हो सकता है, और 24 क्रॉस 1। तो ये तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए हो गए, ए मैट्रिक्स के ये, क्योंकि 24 एलिमेंट है उसके अंदर, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब बी में कितने, 40 एलिमेंट, तो बी के पॉसिबल ऑर्डर लिख दीजिए। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 इंटू 40 हो सकता है, 2 इंटू 10 हो सकता है, 2 इंटू 20 हो सकता है, 4 इंटू 10 हो सकता है, 5 इंटू 8 हो सकता है, 8 इंटू 5 हो सकता है, 10 इंटू 4 हो सकता है, 20 इंटू 2 हो सकता है, और 40 इंटू 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकते। ठीक है, हमने सारे जितने भी फैक्टर होते हैं ना बेसिकली वही लिख लिए। अब आपको चाहिए कि ए बी पॉसिबल, मतलब ए का कॉलम, जिसमें ए का कॉलम और बी का रो दोनों इक्वल हो। अब चलो देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबल। देखो ए का कॉलम क्या है, इसमें 24, क्या बी का कहीं पर 24 है क्या, देखो कोई भी रो 24 है क्या, देखो 1 2 4, ये देखो कोई से भी नहीं है, कहीं पर भी 24 नहीं है। इसका मतलब पहली वाली मैट्रिक्स, यदि ए का ऑर्डर 1 क्रॉस 24 हुआ तो कोई मैट्रिक्स ए भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल। चलो 12 से देखते हैं, 2 क्रॉस 12 से, तो 12 किसी का है क्या, रो नहीं है, तो ये भी कैंसिल। 3 क्रॉस 8 से देखते हैं, क्या किसी का रो 8 है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा, एक मैट्रिक्स बन गई हमारी। कौन सी वाली, ये 3 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 5 वाली। चलो 6 से चेक करते हैं, कोई का 6 है, नहीं है, तो कैंसिल। 4 से चेक करते हैं, 4 का है, यस है, एक ये बन गया आपका, एक मैट्रिक्स ये। देखो 8 क्रॉस 3, 3 से है कोई, नहीं है, कैंसिल। 12 क्रॉस 2, यस 2 से है, ये रहा, देखो ऊपर ही ऊपर, एक और बन गया। 24 क्रॉस 1, 1 से है कोई, यस ये रहा ऊपर ही ऊपर, तो एक और हमारे पास ये भी बन गया। तो कितने आ गए हमारे पास, केवल 4 मैट्राइसेस। ऐसी 4 मैट्राइसेस पॉसिबल हो सकती है जिसमें ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल हो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो डायरेक्टली कंसेप्ट याद रख सकते हो कि प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपसे बोला गया कि इनको प्रोडक्ट करके इक्वल टू 0 कीजिए, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो सिंपल, हम जानते हैं प्रोडक्ट कैसे करते हैं भाई, रो बाई कॉलम मेथड से। ठीक है, तो ये हमने रो ली और इसको कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, कर दीजिए भाई। 1 इंटू 2 2, एक्स इंटू 0 तो 0, 2 इंटू 0 तो 0। ठीक है, तो 2 आ गया, सिंपल। चलिए सेकेंड कॉलम से करते हैं यहाँ पर, तो सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1 इंटू दिस 4x 6। ऐसे ही थर्ड कॉलम से करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 1 2x, दिस इज इंटू, ये किसके साथ इंटू किया जाएगा, x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए फिर से हम थोड़ा सा इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स कितना होगा, 2x,
ये 9 प्लस 4x इसके साथ होगा, तो 9 प्लस 4x क्योंकि 1 के साथ यही होता है, और ये 5, 1 इंटू 5 प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू नाउ 2x, 2x और 4x और माइनस 2x, तो कितना बचा 4x, 9x दिस, तो 4 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -1, दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेस। देखो ए बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, 2a माइनस बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ये चाहो तो यहाँ लिख दो आप, अच्छा रहेगा, 2a माइनस बी ये दे रखा है, तो आपको चाहिए ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। अब ट्रेस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये आप सोचते हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, देखो इजी है, पर बच्चे मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि इजी क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना आपको, ये ट्रेस की प्रॉपर्टी से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसी गलती ना करें बिल्कुल भी। तो ट्रेस की प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ऐसा अलग अलग कर सकते हैं। और कोई कांस्टेंट होता है जिसे, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये आपको याद हो तो, ठीक है ऐसे। तो बस मैंने क्या किया, लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन 1 और दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 के दोनों साइड पर ट्रेस ले रहा हूं, और ट्रेस होता है क्या बेटा, मेरा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो कर दीजिए। तो दोनों फर्स्ट इक्वेशन के ट्रेस लूंगा, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दिस, तो इसका ट्रेस क्या बनेगा, 1 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज -1, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, ट्रेस ए प्लस ट्रेस 2 टाइम ट्रेस ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू -1, पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, कांस्टेंट था उसको भी बाहर ले लिया, और ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग कर दिया। सिमिलरली दूसरे से लेंगे, फ्रॉम 2 से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रेस लेंगे तो ये 2 टाइम a माइनस बी का ट्रेस, दिस इज इक्वल टू इधर का ट्रेस क्या बनेगा, 2 माइनस 1 प्लस 2, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, दिस इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब दो इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और ट्रेस ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी, तो आप क्या कर दीजिए, डायरेक्टली इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे बेटा, तो 3 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 4, ऐड करता हूं, देखो ट्रेस ऑफ ए और 4 टाइम ट्रेस ऑफ ए, तो 5 टाइम ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, देखो 2 टाइम ट्रेस ऑफ बी और 2 टाइम ट्रेस ऑफ बी, ये तो कट जाएगा, ठीक है, इधर -1 और ये 6, तो -1 इधर 5, तो ट्रेस ऑफ ए कितना आया हमारे पास 1, ऐसे ट्रेस ऑफ बी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। तो ट्रेस यहाँ पे रख दीजिए, ट्रेस ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये -1 आ जाएगा, आपको क्या चाहिए, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 2। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी यदि मिस किया आपने तो डेफिनेटली आपको गड़बड़ हो जाएगा, बाकी आप, आपकी चॉइस है, आप मेजर मेथड से भी निकाल सकते हो कि पहले a प्लस 2 भी लिखा है, 2a माइनस बी लिखा है, तो पहले वही एलिमिनेशन सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के मैट्रिक्स ए निकाल लीजिए, मैट्रिक्स बी निकाल लीजिए, फिर मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालिए, मैट्रिक्स बी का ट्रेस निकालिए, तो दोनों का ट्रेस करके माइनस करोगे तो 2 ही आएगा, उससे अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, आपकी चॉइस है, क्या। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ पर, क्या बोला गया, इनवर्स ऑफ a skew symmetric matrix of odd order is, क्या बनेगा, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हमसे क्या बोला गया कि इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, यदि आपको याद हो मैंने क्या बताया था आपको कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटरमिनेंट कैसा होता है, हमेशा 0 के इक्वल आता है, और जब भी डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो इनवर्स कैसा होता है हमारा, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली चीज यही होती है कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज ऑलवेज डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्या बोला गया हमारे पास, इफ ए इक्वल टू ए आई जे 4x4, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 4x4, सच दैट ए आई जे इक्वल टू 2 और 0। 2 कब है, जब आई और जे दोनों इक्वल है, और आई और जे नॉट इक्वल है तो 0। तो आप जब देखोगे बेटा इसको, तो आई और जे इक्वल तो डायगोनल में आते हैं केवल, बाकी सब 0 है यहाँ पर, ऐसा कुछ। ठीक है, सपोज करो ये ए है। अब देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, और डायगोनल मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट जानते हैं कि सिंपल क्या कीजिए आप, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 16। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास 16। अब इन्होंने हमसे क्या बोला गया है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डिवाइड बाय 7 का फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है। मतलब बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट। अब ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 स्क्वायर। ठीक है, n क्या होता है, n आपका ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे 4x4 है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो कितनी है 16, और इसका ऑर्डर कितना है 4x4, तो 4-1 का होल स्क्वायर, दैट इज 16 होल पावर कितना हो गया 3 माइनस 4-1 3 का स्क्वायर 9, तो 16 की पावर 9। दिस इज योर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। बट अब इसे हमें 7 से डिवाइड करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा। ओके, मतलब बेसिकली मेरा टारगेट अब क्या हो गया कि मुझे 16 की पावर 9 को 7 से डिवाइड करने पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा। ओके, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर का यूज करेंगे। यदि आपको याद हो रिमाइंडर थ्योरम बाइनोमियल में, उसका हम यूज करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम नहीं, रिमाइंडर कंसेप्ट। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे अब मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये 16 है, आप 16 को ऐसे लिखिए, ये 9 टाइम है, तो 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 कितने टाइम, 9 टाइम। ठीक है, ये 9 टाइम। अब देखो हर एक एलिमेंट को आप क्या कर दीजिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर 2, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 2, और यहाँ पर कितना आ गया 2। ये 2 रिमाइंडर कितने टाइम आ गया 9 टाइम। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या बच गया, ये 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 7। 2 की पावर 9 मतलब 512, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा डायरेक्टली बता सकते हैं हम। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 49, तो मतलब 7 जा, और 2 बचा तो 2 और 2 21, तो 1 रिमाइंडर 1/7। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा उसका, ओनली 1/7। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, कभी भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो सिंपल आप उस नंबर की जितनी भी बड़ी पावर है उसे एक्सपेंड कर दीजिए, और 7 जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। सिंपल जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर हर एक नंबर को डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, तो उसे क्या लिख दिया 2 की पावर 9। फिर 2 की पावर 9 को आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, 512 होता है, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1/7। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्या बोला गया, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा कि इफ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2 रोड यूनिट मैट्रिक्स। मतलब ये जो बेसिकली है इसको मैंने लेट सपोज कर लिया कि ये ए है, ये बेसिकली ए किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, ए स्क्वायर इक्वल टू किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ए स्क्वायर मतलब ए आपके पास ये है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा गामा। नेक्स्ट में करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा ऐसी सेकेंड रो से करेंगे, तो सेकेंड रो से क्या आएगा गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा। इधर क्या आएगा थर्ड रो से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 0 0 1। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 0 सॉरी 1। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा -1 इक्वल टू 0, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और भी आप चेक कर सकते हो, देखो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व करो, यदि मैं इन सबको एक इधर लेके जाता हूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों करेक्ट आंसर है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना था, सिंपल। देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, ये जो आई है ना, आई मतलब आयोटा, आई क्या आपका आयोटा है, आयोटा इमेजिनरी पार्ट वाला, ए की पावर 8 फाइंड करना है। चलिए स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो से इसको करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा इंटू दिस, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। ऐसे अगली वाली कॉलम में करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही सेकंड वाली रो से करेंगे तो ये माइनस का आयोटा स्क्वायर, अगला करेंगे तो प्लस का आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास डायरेक्टली -1, ठीक है। ये -1 -2, ये -1 ये -1 +2, ये -1 तो +2, और ये -2, ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। हमें क्या चाहिए, ए की पावर 8, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए की पावर 4, तो कर दीजिए डायरेक्टली -2 2 2 -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 2 2 -2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे कर दिया हमने डायरेक्टली, तो 2 इंटू दिस कितना होगा 4 4 + 4 8, ठीक है। ऐसे ही इस वाले से करेंगे तो -2, और दिस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -8, ऐसे ही इधर से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -4 तो -8, और ये +8, ए की पावर 4 ये आ गया। अब ए की पावर 4 आया तो ए की पावर 8 क्या आ जाएगा, जस्ट इसी का पैटर्न यूज कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इसको क्या ले सकते हो, 8 कॉमन ले सकते हो, 8 कॉमन भी ले लिया तो ये क्या बन गया 1 -1, ठीक है, -1 1, ये बन गया। ए की पावर 4 अब 8 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4, दिस इज 8 इंटू 8 मतलब 64, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 -1 -1 1 1 -1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपल 64 इंटू फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, सेकेंड से करेंगे तो -2, इसको करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू दिस -2, और इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा +2। आप देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने पे 128, और ये जो 1 -1 और 2 बनेगा तो ये क्या बनेगा बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टली बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को। बिल्कुल ये ध्यान रखना, जब भी आपके ए की पावर 8 ए की पावर 100 ए की पावर 12 ए की पावर 16 इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो पैटर्न क्रिएट करना होता है। जैसे ए स्क्वायर निकाला, ए की पावर 4 निकाला, फिर ए की पावर 6 निकालेंगे, ए की पावर 8 निकाले, पैटर्न क्रिएट किया हमने, डायरेक्टली आंसर हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ये, ठीक है। चलिए तो क्या बोला गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो क्या बोला गया, इफ ए इज अ दिस, एक मैट्रिक्स ए क्या है, इसके इक्वल है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2005 और -6 इंटू ए की पावर 2004। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि आपको जो चीज चाहिए वो है ये, यदि आप इसको पैटर्न करके आप क्या निकालो 2005 2004 इसकी वैल्यू निकालने जाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर, सीरियसली बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या बताता हूँ आपको, याद हो कि ए इंटू बी डिटरमिनेंट होती है तो इसे आप ऐसा अलग अलग कर सकते हो, तो इसी का फायदा उठाते हैं। देखो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे देखो ए की पावर 2005 है और यहाँ ए की पावर 2004 है, तो ए की पावर 2004 कॉमन आ सकता है दोनों में, कॉमन ले लिया तो ये a -6 आई बचेगा, ठीक है। अब ये देखो ये दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट हो गया टाइप से, तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 2004 इंटू a -6 आई, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है कि इसको जब भी पावर होती है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ओके। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो,
ए आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, देखो 6 इंटू 4 24, 24 माइनस 22 दैट इज 2। ए तो ये बन गया। अब a माइनस 6i निकाल लो, a माइनस 6i निकालेंगे तो कितना बनेगा 6 11 2 4 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0 0 माइनस करने पे कितना आ गया ये 6 माइनस 6 0 माइनस प्लस 11 दिस इज प्लस 11 2 माइनस 0 इज द 2 4 माइनस 6 दैट इज माइनस। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो a माइनस 6i का डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 और इसको इससे करेंगे तो माइनस 22। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2004 इंटू माइनस 22, ठीक है। और माइनस 22 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 11 इंटू 2 और 2 को लिख दिया हमने इसके साथ 2005। ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 माइनस 11 इंटू 2005। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये वाला वे बहुत याद रखना, कभी भी पैटर्न निकालने ना जाए डिटरमिनेंट निकालते टाइम पर आप कॉमन लेकर सॉल्व कर ले। बहुत सारी जगह पे ये फैक्टर बन भी जाएगा, फैक्टर बन के सॉल्व हो जाएगा इजीली, बहुत सारी जगह पे ऐसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही शानदार दे रखा है कि A इज अ ऑर्डर ऑफ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 एंड फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A। यदि आपको याद हो मैंने ये कंसेप्ट बताया था आपको, यदि यहाँ पर r टाइम आता है तो पावर r हो जाती है। तो इसकी पावर r हो जाती है कि डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 होल पावर r। यदि r टाइम एडजॉइंट आ रहा है, यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है तो 3 लिखेंगे। n क्या होता है, n आपका ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर लिख दीजिए। ऑर्डर कितना है 3-1 का होल क्यूब। डिटरमिनेंट कितना है आपका 2 की पावर 8 दैट इज 2 की पावर 8 मतलब 256 256। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी। डायरेक्टली लिख सकते हो, बस ये प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। यदि प्रॉपर्टी आपको मालूम नहीं, ये एडजॉइंट ऑफ अप टू एडजॉइंट ऑफ ए, कितने टाइम है ये एडजॉइंट r टाइम्स। यदि r टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 होल पावर r। r क्या है, ये r टाइम्स है, n क्या है, n आपका ऑर्डर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। आपको बोला गया है कि इफ a इज इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस देन a स्क्वायर इक्वल टू b है, तो अल्फा की वैल्यू निकालिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती कर ही देते। यही का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत पुराना है, पुराना क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट इसका मेन है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी कर दीजिए भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू बी अल्फा 1 0 1। देखो इसमें जो गलती होती है ना, मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि वो मेन पॉइंट है आपका मैक्सिमम स्टूडेंट। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, ये अल्फा इंटू अल्फा दिस इज अल्फा स्क्वायर, सेकेंड रो से करेंगे तो ये 0, इसको इससे करेंगे तो अल्फा प्लस 1 और इसको इससे करेंगे तो 1, दिस इज इक्वल टू 1051। ओके कंपेयर कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, 0 इक्वल टू 0 आया, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5 आया और 1 इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई +-1, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई है 4 और यहाँ से तो ये तो दोनों ट्रू है। अब देखो जो गलती होती है, बच्चा 1 भी आंसर लगा सकता है, -1 भी और 4 भी, ये यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। अब मेन रीजन मैं बताता हूँ कि ये गलती क्यों होगी। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, देखो बेटा आपने सपोज करो अल्फा इक्वल टू 1 ले लिया, 1 लेने पर ये तो 1 बन गया बेटा, और ये क्या बनेगा, ये चीज ये तो 2 बनेगा, और 2 5 की इक्वल कैसे हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो ये तो इक्वल ही नहीं हो पाएगा, तो वो तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही -1 लेके ट्राई करोगे तो सेम टू वही प्रॉब्लम, 4 लेके ट्राई करोगे तो ऊपर वाला ये 4 इक्वल टू 16 इक्वल टू 1 होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप कंडीशंस ऐसे लगाते हो तो ये कंडीशंस का कॉमन आंसर लेना है आपको। क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन आंसर तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक तो +-1 है, एक 4 है, तो कॉमन आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से आंसर मिलेगा ही नहीं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबा देना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे इस वाले लेक्चर में ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आने वाला हूँ कि जो कि आपको एग्जाम में 100% मिलने वाली है। वैसे की वैसे डिटो प्रॉब्लम्स आपको 100% एग्जाम में मिलेगी। हाँ, एज डिजिट सेम नहीं होंगे, ऑब्वियसली कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना मैं इंकरेज होऊंगा और उससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और मिस नहीं करना है तो इसका मतलब सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपनी जितने भी हो सके उतनी क्योरी, जो भी डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली। एनी डाउट, ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।